सो हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ेंगे वेस्पर थियरी। वेस्पर जिसका कि फुल फॉर्म है बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। ये थियरी इलैबोरेट करी थी गैलेस्पी एंड नायहोम ने, तो इसलिए इसको गैलेस्पी और नायहोम थियरी के नाम से भी जानते हैं। नाउ इस थियरी में गैलेस्पी और नायहोम ने ये बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल का शेप इस बात से डिटरमिन होता है या इस बात से निर्धारित होता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। बैलेंस शेल में जो सेंट्रल एटम है उसकी बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग कोई से भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इस बेसिस पे इन्होंने ये थियरी प्रपोज करी जिसको कि वेस्पर थियरी के नाम से जानते हैं। वेस्पर थियरी के कुछ मेन पॉइंट्स हैं। पहला मेन पॉइंट कि जो मॉलिक्यूल का शेप है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल depends upon the number of valence shell electron pairs around the central atom. Then next is electron pairs वैलेंस शेल में एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल टेंड टू रिपेल वन अनदर बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, जो भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स या इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं वो ऐसी पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं कि उनमें मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम स्टेबिलिटी यानी अधिकतम स्थायित्व हो। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स टेंड टू ऑक्यूपाई पोजीशंस व्हिच हैव मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। एंड जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो किस प्रकार से इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस्ड होते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर का होता है, उसके बाद रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर का होता है, उसके बाद रिपल्शन बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है। रिपल्सिव फोर्स जो इन लोन पेयर या लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में लगने वाले रिपल्सिव फोर्स हैं वो एंगल के बढ़ने के साथ साथ कम होते हैं। यानी कि रिपल्सिव फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं 90 डिग्री पे, फिर उससे कम या उससे वीक हो जाते हैं 120 डिग्री पे, और सबसे वीकेस्ट मोस्ट वीक हो जाते हैं 180 डिग्री पे। यानी कि एंगल के बढ़ने के साथ साथ रिपल्शन घटता जाता है। तो ये इतने बेसिस थे जिनके ऊपर वेस्पर थ्योरी बेस करके या वेस्पर थ्योरी आधारित करके बनाई गई थी। अब देखते हैं कि वेस्पर थ्योरी के हिसाब से किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन और उनके शेप्स और एंगल्स में परिवर्तन होता है। जैसे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। वेस्पर थियरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि जब ऑर्बिटल्स हाइब्रिड लोब्स अलग अलग प्लेन पे डिस्ट्रीब्यूटेड या व्यवस्थापित होते हैं तब उनमें वेस्पर थियरी लागू होती है। उसके अलावा वेस्पर थियरी सिंगल एक ही प्लेन पे नहीं अप्लाई होती। सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से वेस्पर थियरी शुरू होती है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड पेयर या लोन पेयर जो भी टोटल नंबर है वो फर्स्ट जो बेसिक sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें 4 बॉन्ड पेयर है, उसमें कोई लोन पेयर ना हो अगर तो शेप होगा टेट्राहेड्रल। अगर 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो जाएगा तो शेप हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। और अगर 2 बॉन्ड पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे तो शेप हो जाएगा इन्वर्टेड वी या फिर वेंट शेप। तो इस प्रकार से शेप में डिफरेंस आ गया। नाउ लेट्स सी कि किस तरीके से स्ट्रक्चर और एंगल में भी डिफरेंस आ जाता है।
Now sp3 hybridization का फर्स्ट एग्जाम्पल टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर जिसमें एक हाइड्रोजन अबव और एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, दैट इज मीथेन, जिसका की बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्रीज। नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जाम्पल जिसमें कि 3 बॉन्ड पेयर्स और एक लोन पेयर है, विच इज अमोनिया। नाउ अमोनिया का स्ट्रक्चर देखिए आप, तीनों जब भी कभी स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री डिफाइन होती है तो उसमें लोन पेयर को स्ट्रक्चर में काउंट नहीं किया जाता है। नाउ क्योंकि ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से इसका बॉन्ड एंगल 109.5 से 2.5 डिग्रीज रिड्यूस होके हो जाता है 107 डिग्रीज। इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाटर, जिसमें कि 2 लोन पेयर हैं, तो उसमें लोन पेयर भी रिपल्शन है एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी रिपल्शन है, इसलिए एंगल 5 डिग्रीज से रिड्यूस होके हो जाता है 104.5 डिग्रीज। नाउ क्योंकि यहाँ पे मैंने वाटर का एग्जाम्पल बताया है तो इसलिए हाइड्रोनियम आयन का भी इलस्ट्रेशन इसी के साइड बाय साइड स्टडी कर लेते हैं, बिकॉज हाइड्रोनियम आयन ही अब ज्यादातर सब जगह यूज होता है, हाइड्रोजन आयन इज नॉट यूज्ड। नाउ वाटर में जब वाटर के मॉलिक्यूल पे एक प्रोटॉन अप्रोच करता है तो ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर, क्योंकि उस प्रोटॉन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर उस प्रोटॉन को डोनेट करता है, तब हाइड्रोनियम आयन बनता है। तो हाइड्रोनियम आयन में बाकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड सेम है, लेकिन जैसे वाटर में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोनियम आयन में केवल एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है हाइड्रोजन के साथ। तो इसी के साथ हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर भी स्टडी कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट कम्स sp3 hybridization। सो sp3 hybridization के वेरिएंट्स बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के क्या क्या हैं? अगर बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं, यानी 5 बॉन्ड पेयर्स, तो ज्योमेट्री विल बी या शेप विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 4 बॉन्ड पेयर्स और एक लोन पेयर है अगर, देन इट विल बी इरेगुलर टेट्राहीड्रल। 3 bond pairs and 2 lone pairs, it will be T shape, and 2 bond pairs and 3 lone pairs, the shape will be linear. So let's now study the compounds. So the first structure is PCl5, जिसमें 5 bond pairs हैं और पांचों bond pairs अपनी पोजीशन के हिसाब से एक्चुअल एंगल 120 डिग्रीज सेम प्लेन और 90 डिग्रीज अबव एंड बिलो द प्लेन। नेक्स्ट आते हैं 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर पे, जिसका कि इस एग्जाम्पल है SF4। नाउ SF4 एग्जाम्पल में जो मेन एंगल्स हैं एक प्लेन के, वो 120 के बजाय हो जाते हैं 117 डिग्रीज, और 90 डिग्री वाले एंगल अबव और बिलो द प्लेन रिपल्शन की वजह से हो जाते हैं 89 डिग्री। नेक्स्ट इज ClF3, जो नेक्स्ट फिगर में शो हो रहा है। ClF3 इज हैविंग 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स। 3 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर्स की वजह से मॉलिक्यूल का शेप हो जाता है टी शेप, और बॉन्ड एंगल हो जाते हैं 87.6 डिग्रीज इंस्टेड ऑफ 90 डिग्रीज या 87.5 डिग्रीज जैसा मैंने लिखा हुआ है वहां। नेक्स्ट इज XeF2, जिसमें 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर हो जाते हैं, और ये लीनियर ज्योमेट्री हो जाती है, एकदम स्ट्रेट ज्योमेट्री हो जाती है। हमेशा याद रखिए लोन पेयर्स कभी भी ज्योमेट्री में काउंट नहीं होते हैं। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर नॉर्मली हाइब्रिडाइजेशन में 6 बॉन्ड पेयर्स हैं तो ज्योमेट्री या शेप विल बी ऑक्टाहेड्रल। 5 bond pairs and 1 lone pair, then it will be square pyramidal, and 4 bond pairs and 2 lone pairs, then the shape will be
planar. So let us see the basic structure of the examples. So first example of sp3d2 hybridization is SF6. SF6 में सारे bond pairs हैं, there are no lone pairs and hence it is a normal general compound of it. Next is IF5. IF5 has 5 bond pairs and 1 lone pair and its geometry becomes square pyramidal. And next is XeF4 जिसमें सारे atoms एक ही plane पे arranged हैं and lone pair of electrons are arranged above and below the planes. तो इसलिए इसकी geometry हो जाती है square planar, जबकि सब में hybridization sp3d2 ही है. Now last hybridization is sp3d3 hybridization, जिसमें अगर 7 bond pairs हैं जो normal hybridization का type है, then the shape is pentagonal bipyramidal. However, अगर एक lone pair इसमें add हो जाता है 6 bond pairs के साथ, तो ये distorted octahedral structure बन जाता है. इनके example देख लेते हैं. So as you can see, sp3d3 regular hybridization जिसमें सारे के सारे सिर्फ bond pairs हों, so that is IF7. and अगर इसमें 6 bond pair और एक lone pair हो, that is XeF6. तो किस तरीके से स्ट्रक्चर में lone pair bond pair के repulsion की वजह से distortion आता है, so that is shown in the structure, जबकि ये बन जाता है distorted octahedral. तो वेस्पर थियरी में कुछ कमियां हैं, जैसे जिनकी वजह से आगे नई थियरीज डेवलप होंगी. जैसे कि वेस्पर थियरी केवल कोवैलेंट बॉन्ड्स या कोवैलेंट कंपाउंड्स के ऊपर ही एप्लीकेबल है. इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन आयनिक कंपाउंड्स. वेस्पर थियरी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का शेप नहीं बता पाती, ना प्रिडिक्ट कर पाती है. और वेस्पर थियरी केवल ये बताती है कि शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगा, लेकिन डिस्टॉर्शन कितना होगा और कितनी एक्सटेंट तक डिस्टॉर्शन होगा, ये वेस्पर थियरी डिफाइन नहीं कर पाती. So these are some limitations of Vesper theory, and whenever a theory has certain limitations, this leads to the development of new theories, which we shall study in the forthcoming lessons.